हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा पॉलीमर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द पॉलीमर। अब तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स लाइक केमिस्ट्री ऑफ द प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग्स जो हम लोग पढ़े थे। देन अभी आपका चल रहा है केमिस्ट्री ऑफ द पॉलीमर। ठीक है, अब हम लोग पॉलीमर्स में भी हम लोगों ने इसके पहले 20-25 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं, आप कुछ और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ तक छोड़ा था हम लोगों ने। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन। तो आपको याद रखना है, देखो मैंने आपको बोला ना बेटा, अगर आपने अब तक कुछ ना पढ़ा हो तो यहाँ से कुछ आप क्वेश्चन देख लो। इसके अलावा जो है आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है ना, मतलब मैंने जो फील किया जब मैं पढ़ी थी एनसीईआरटी अपने टाइम में, तो मैंने जो है ऐसे ही किया था। बीएससी में तो मैंने ऐसे ही किया था, मैं क्लासेज की थी। उसके बाद मैंने एक बार अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखी और सारा एनसीईआरटी में एक बार थॉली रीड कर ले गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो क्योंकि जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, अमाइनो एसिड वाला चैप्टर, न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर, वो सब क्या था एक बार आप रीड कर जाओगे तो आपकी बेसिक क्या होता है, किसी भी आप मान लो आप हायर क्लासेज में जाते हो तो हायर क्लासेज में क्या आपकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है? नहीं, कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, बस आपको एलाबोरेट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, उसको रखते हैं और करते हैं। अब आपकी बेसिक्स ही अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो आप क्या करें ना, बेसिक्स को क्लियर करने के लिए जो आपने जो आपकी बेसिक क्लासेज हैं उसको जो है आप बहुत ही थोड़ा स्ट्रांगली अपना स्ट्रांग रखिए। तो बेसिक क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार आप एनसीईआरटी एक बार थॉरली रीड कर लीजिए। अब तो आपका एग्जाम काफी नजदीक है, लेकिन परेशान मत हो यार, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मतलब यार ठीक है, पहली बार आप सेमेस्टर एग्जाम ऐसे दे रहोगे, इसके पहले तुमने बड़े बड़े एग्जाम दे के आए हैं, बोर्ड एग्जाम दिया है तुमने, 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है, 10th का बोर्ड एग्जाम दिया है, फिर सेमेस्टर क्या है, ये तो तुमने बहुत अच्छे से कर ले जाओगे और अब से भी अगर पढ़ते हो तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये कर लो। इसके अलावा अगर मान लो कि आपको यहाँ पे देखो, अभी इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएं कि मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन, व्हाट इज द कोपॉलीमर, व्हाट इज द होमोपॉलीमर, व्हाट इज द नायलॉन 6,6, ये रिएक्शन कर रहा है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन के साथ तो क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इस तरह से मैं बताने लगूंगी तो एक एक 2-2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, और ना तो अभी आपके पास टाइम है कि आप 2-2 3-3 घंटे का लेक्चर देखोगे, बिल्कुल नहीं ना। तो आप अपनी बुक उठाओ और एक बार थॉरली पलट डालो, स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रिकॉल करते जाओ। ठीक है, आ जाओ देखते हैं हम लोग। हाँ क्वेश्चन है बेटा, एडीपी एसिड रिएक्ट विथ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन टू फॉर्म। कह रहा है कि अगर एसिडिक एसिड, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, याद रखना इस बात को कि जब नायलॉन 6,6 को बनाना होता है, जब नायलॉन 6,6 को बनाना होता है तो हम क्या क्या यूज करते हैं। तो कह रहा है कि एडीपिक एसिड रिएक्ट विथ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन टू फॉर्म। कह रहा है एडीपिक एसिड रिएक्ट करता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन के साथ और क्या फॉर्म करता है, तो नायलॉन 6,6 फॉर्म करता है। ठीक है, मोनोमर्स फॉर ब्यूना एस आर 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। याद रखना जो मोनोमर्स होते हैं ब्यूना एस आर 1,3 ब्यूटाडाइन, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है बेटा कि कह रहा है जो मोनोमर्स है ब्यूना एस के लिए वो क्या क्या है, जो ब्यूना एस का जो मोनोमर है वो क्या क्या है। तो एक बात आपको याद रखनी है, 1,3 ब्यूटा डाइन प्लस स्टाइरिन। कह रहा है कि तो मोनोमर जो है ब्यूना एस की वो क्या क्या है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन और प्लस स्टाइरिन। ठीक है, अब कह रहे थे फंक्शनली ऑफ मोनोमर इज, हिंदी में भी आपका वही था बेटा। ठीक है, आंसर आपका था स्टाइरिन। अब जरा आगे आओ, कह रहा है द फंक्शनली ऑफ मोनोमर इज। कह रहा है कि मोनोमर कितने हो सकते हैं, केवल एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं, सिर्फ एक हो सकते हैं। तो बात करो तो फंक्शनली जो मोनोमर होते हैं बेटा, दो हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं। क्या हो जाएगा, दो हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर। तो याद रख लेंगे यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। ठीक है, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर। तो आप याद रखना है यहाँ पे नायलॉन 6,6 इज द कोपॉलीमर। ठीक है, अगला आ जाओ। कह रहा विच वन ऑफ दीज आर द होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स मतलब क्या होते हैं, जो सबके सब आपके क्या होते हैं, सेम यूनिट से मिलके बने होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। ठीक है,
जो आपके सबके सब क्या हो जाए, सेम यूनिट से मिलके बने हो, तो वो आपके क्या होते हैं, सेम मोनोमर। आपका अगर मान लो कि किन्हीं का कि कोई दो अलग अलग जिनका यूनिट है, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, कोपॉलीमर होते हैं। कह रहे विच ऑफ द होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर का मतलब जब दोनों यूनिट आपके क्या हो जाए, सेम होते हैं, तो वो आपका क्या होता है, होमोपॉलीमर्स होता है। जब दोनों यूनिट डिफरेंट होता है तो वो आपका क्या होता है, कोपॉलीमर्स होता है। चलो फटाफट बताओ एक बार, कौन सा इसमें होमोपॉलीमर है, कौन सा इसमें कोपॉलीमर है, चलो बताओ। विच ऑफ दीज आर होमोपॉलीमर, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से आपका होमोपॉलीमर है। देखो यहाँ पे बेटा ग्लाइकोजन, बिल्कुल हाँ, ग्लाइकोजन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के क्या होता है, मिलके बना होता है, तो आपका ये होमोपॉलीमर है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी बेटा क्या होता है, आपका होमोपॉलीमर था, याद रखना इस बात को। पॉलीविनाइल एसीटेट, ये भी आपका होमोपॉलीमर है। देन योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, होमोपॉलीमर हो जाएंगे, ठीक है। अगला आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, कौन सा जो है आपका एक नेचुरल पॉलीमर है। सिल्क, टेरेलिन, ब्यूना एस, SBR या नायलॉन 6 तो आप क्या बताएंगे आंसर। सिल्क इज योर नेचुरल पॉलीमर, क्या आप यहाँ बताएंगे। जो आपका सिल्क होता है वो एक तरह का आपका नेचुरल पॉलीमर होता है, क्या होता है, जो आपका सिल्क होता है वो आपका नेचुरल पॉलीमर होता है। जिगलेट नाटा पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, कह रहा है कि जिगलेट नाटा पॉलीमराइजेशन किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, एडिशन पॉलीमराइजेशन का, कंडेंसेशन एज वेल एज एडिशन पॉलीमराइजेशन का, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो आप याद रखेंगे कि बेटा जो जिगलेट नाटा कैटलिस्ट होता है वो एग्जांपल होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। किसका एग्जांपल होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल होता है कौन, जिगलेट नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका, इथाइलिन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ, रुक जाओ, जिगलर नाटा पॉलिमरेशन, आप इसको हिंदी में भी याद, हिंदी वाले बच्चे भी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो। सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन एग्जांपल किसका एग्जांपल है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। हाँ एक बार हिंदी में भी दिखा दो। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन इसका एक उदाहरण है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अगला आ जाओ। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, इसके पहले भी अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसी बात को, तो याद रखेंगे। ये तो बार बार इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वहां पे मैंने आपको क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर जो है किसका पॉलीमर है, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, तो याद रखेंगे आइसोप्रीन, ठीक है। एग्जाम में पूछता है तो आपको बताना होगा कि जो नेचुरल रबर होता है वो किसका पॉलीमर होता है, तो आइसोप्रीन का होता है, ठीक। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन को कंटेन करेगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, नायलॉन या टेरेलिन। इन चारों में से ऐसा कौन है जो आपका पॉलीमर कंटेन करता है, सॉरी कौन सा ऐसा पॉलीमर जो आपका नाइट्रोजन कंटेन करता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे नायलॉन ऐसा होता है जो क्या करता है, आपका नाइट्रोजन को कंटेन करता है, ठीक है। आगे आ जाइए। रुक जाइए, आपकी जो है बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चन आपके साथ छूट गए थे। ये सारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं शायद, यहाँ पे आइए देख लेते हैं एक बार हम लोग। कह रहा है कि एडिपिक एसिड रिएक्ट विद द हेक्सामिथाइलिन एमीन डाइएमीन टू फॉर्म, कह रहा है कि जो एडिपिक एसिड होता है रिएक्ट करता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन से, क्या फॉर्म करेगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि जब आपका कभी भी एडिपिक एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है, एडिपिक एसिड मान लो कह रहा है एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड जो आपका रिएक्ट करता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के साथ, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के साथ, और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एडिपिक एसिड का और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का, और देखते हैं वो किस तरीके से नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि एडिपिक एसिड रिएक्ट करेगा हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, जरा देखना एक बार। कह रहा है कि हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, नाम क्या है बेटा, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, मतलब कि हेक्सामिथाइलिन का मतलब हेक्सा मतलब 6, मिथाइलिन मतलब मिथ, मतलब 6 आपके क्या होंगे, कार्बन होंगे।
तो और साथ में कह रहा है हेक्सा मिथाइलिन, देखो नाम मैं यहाँ पे ये लिख भी रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, और प्लस क्या था बेटा आपका एडीपिक एसिड, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और साथ में आपका एडीपिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का जरा स्ट्रक्चर बनाओ, NH2 CH2 का हेक्सा सिंगल बॉन्ड NH2। एडीपिक एसिड में क्या होता है बेटा, जो आपका 6 कार्बन का एसिड होता है वो आपका एडीपिक एसिड होता है। COOH CH2 का टेट्रा COH, ठीक है। ये आपका बेटा एक आपका हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन है और एक आपका एडीपिक एसिड है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कैसे नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है, ये हमने इतना ले लिया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम वाटर को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आपका जो बचेगा उसको ऐड कर दो, NH2 CH2 का हेक्सा एंड HC डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ से क्या हो बेटा, OH बाहर निकला है और यहाँ से एक हाइड्रोजन बस बाहर निकला है। देखो आपका ये बॉन्ड बना है यहाँ पे, NHC डबल बॉन्ड O CH2 का टेट्रा, ठीक है। आपका क्या बन गया, ये नायलॉन 6 बन के रेडी हो गया, ठीक है। कह रहा कि हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और प्लस आपका बेटा क्या हो जाएगा, ये एडिपिक एसिड हो जाएगा। कह रहा है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और प्लस आपका क्या है, वो एडिपिक एसिड है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या फॉर्मेशन हुआ ठीक है, नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे, जो आपका एसिड है वहां से OH निकालेंगे, जो आपका एमीन है वहां से H निकालेंगे। ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। बाहर जैसे ही क्या होगा, आपका वाटर बाहर निकलेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। देखो कभी कभी अब मान लो कि आपके एग्जाम में ऐसे ऑप्शनल अगर देता है तब तो ठीक है, लिख के देता है, अगर रिएक्शन नहीं देखता है तब तो ठीक है। अब आपने क्या किया, वो एग्जाम में आपको रिएक्शन दे दिया, तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का, तो आप कैसे करोगे। तो कुछ तो पढ़े होगे ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने एक बार पढ़ा। हम क्या अब एग्जाम के 4 दिन पहले आपको हम पूरा डिटेल में थोड़ी पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे बेटा, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, हम 6-6 घंटे की क्लास लगाएं, आप 6-6 घंटे की क्लास लो तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यार एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पूरा साल खत्म हो गया, मतलब 1 सेमेस्टर है, मान लो 1 4 महीने का चलता है, मान लो इस बार जो है बहुत जल्दी वो लोग एग्जाम करा दिए, थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए था बच्चों को, बट नहीं मिला, बट ठीक कोई बात नहीं, बट कुछ तो पढ़ोगे आप। तो आप जो है याद रख लो, अगर नहीं याद किया तो कोई बात नहीं, डिप्रेस या फिर ऐसे फ्रस्ट्रेट होने की कोई दिक्कत नहीं है, अब से पढ़ लो ना 28 से आपका पेपर है एंड टू डेज 25, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, पढ़ो 25 26, तो अभी भी टाइम है, 2-3 दिन का, स्टार्ट करो, जब जागो तभी सवेरा। आज रात में तुमको तुम्हारा दिमाग खुल गया कि यार कल पेपर है हमें पढ़ लेना, तो समझ लो कि तुम्हारा रात में क्या हो गया, सवेरा हो गया, समझ में आया। तो जब जागे दिमाग तभी सवेरा है तुम्हारा। तो एक दिन पहले भी घबराते नहीं है, कभी कभी यार हम लोग जब सेमेस्टर वगैरह का एग्जाम दिया करते थे, घबराना नहीं होता है कभी भी। आप साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए हो ना, यहाँ तक पहुंचे हो तो कुछ तो लाइफ में पढ़े हो, है कि नहीं। आप जो है वहां से उठे हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पढ़ के आप आए हो, तो आपको कुछ तो नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के बारे में। और अगर आपने BSc कर रहे हो, मैथ केमिस्ट्री से हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री से हो, तो आप अपने सब्जेक्ट में आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा। तो कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना चाहिए कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, 2 दिन में मैं क्या ही करूंगा। तो अब तुमने सोचो कि तुम पीछे तो पढ़े नहीं हो, है कि नहीं, आपने पीछे तो पढ़ा नहीं है। अब जो आपके पास 1-2 दिन टाइम बचा है उसमें भी क्या करो, आप ये सोच के बर्बाद कर दो, अरे नहीं यार 1-2 दिन पढ़ के फिर बच्चे टॉप करते हैं, टॉप, समझ में आया। 1-2 दिन वे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं और सीधे टॉप करते हैं। तो उनके बारे में सोचो। और आप में क्या कोई कम हो क्या, आप कोई कम नहीं है यार इस लाइफ में, दुनिया में। हमें लगता है जो कुछ ठान ले वो कर सकता है। तुमने मेरी बात मानो भरोसा नहीं है ना, अब से अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी के बाद तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, डिप्रेस नहीं होगे कि यार मैंने अब तक पढ़ा नहीं है, मेरे दोस्त तो इतना पढ़ लिए हैं, मैंने अब तक कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं, ठीक है। तो ये सब थॉट्स को भी किनारे रख दो। आपने गीता का एक श्लोक तो पढ़ा ही है, कर्मण्येवा कर्मण्येवा
कर्मणि करते माँ फलेषु कदाचन। क्या करो आप, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ठीक है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा क्या आपको नहीं करना। एक मिनट रुको, मैं पानी पी लूं। कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो क्या करो आप, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म करते जाओ, आपको फल मिलेगा, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा यार। अभी तो आपका काम पढ़ना है, अभी आप रिजल्ट तो अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी फेल हो जाओगे, तो आप आगे का बहुत मत सोचो, अभी तो फिलहाल पढ़ो आप, जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ क्या करोगे, ये सारे कम से कम एक एक बार एग्जाम्पल भी देखते जाओगे, और ऑलमोस्ट मैंने अब तक इसके पहले वाले लेक्चर में और ये मिला करके मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, कुछ बचा नहीं है अब। एक बार ये देख लो, कह रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद डाइमिथाइल टेरेप्थैलिक एसिड टू फॉर्म। देखो टेरेप्थैलिक एसिड कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है रिएक्ट करता है डाइमिथाइल टेरेप्थैलिक एसिड, क्या फॉर्म करता है, डैकेरॉन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, डैकेरॉन फॉर्म करता है। इसके अलावा भी जितने तरह के आपके क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कराए हैं, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, अब जो है मैंने बताया ना, अब तक भी अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो पढ़ो यार, अब से पढ़ो, अब से पढ़ो, हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है, घबराना नहीं है। थैंक यू सो मच।